हेलो। चिरैया के मंच पे सब लोग आए लागन हैं। धन्यवाद भारतेंदु भैया। हमका लगत है धीरे धीरे लोग जुड़े लगे हैं। जब आप कहियो तब ही फिर हम बात कही शुरू करब। भारतेंदु भैया, आकाशवाणी वाली आदत है तो 5 मिनट पहले स्टूडियो में पहुँचे करी बात हुई जाते। और लोग बतावत रहे कि जब रमई काका का पंचायत घर प्रोग्राम शुरू होए वाला होत रहा है तो लोग आधा घंटा पहले रेडियो खोल के बैठ जात रहे हैं। ये इससे चल रहा है ना। और ये किस लिए? वो कोई आएगा पता नहीं। अच्छा, सही चल रहा है। और फिनिश जब ख़त्म करना होगा तो फिनिश पे। आकाशवाणी से अन्नू दीदी का कार्यक्रम सुनने वाले सब पंचन का अन्नू दीदी का जय हिंद। भाई यह बात कही है जिसे कार्यक्रम शुरू होत रहा है। और अब हम बताएं कि वर्ष 1992 में हम आकाशवाणी में आए रहे तो थोड़े दिन तो भाई जैसे सामान्य सब कुछ चलत रहा। और वर्ष 93 में अम्बे भौजी और कम्मो बीबी ये दोनों मिलके घरांगन कार्यक्रम करत रहे। तो अम्बे भौजी का रिटायरमेंट का समय बहुते नगीच रहा है। तो अक्सर वही अपन छुट्टी उट्टी लेत रहें और उसके साथ साथ कबो कबो यूँ होत रहा है कि कबो तबीयत खराब हो जाए या घर दुआर की कोनो समस्या रहे तो अम्बे भौजी छुट्टी ले लें, कबो कम्मो बीबी छुट्टी पे रहें। तो हमका नीक लागत रहे अवधि। हालांकि हम तो लखनऊ में नौकरी करे खातिर आएँ और रहे वाले बनारस के हैं। और बचपना हमार बदायूं में गुजरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और वही के बाद फिर पढ़े खातिर हम इलाहाबाद चले गए। तो नौकरी में जब आए तो कबो कम्मो बीबी कबो अम्बे भौजी तो कहें अरे आओ बिटिया बैठ जाओ तनी हाँ हूँ करी हो तो लगे संगे साथे कोई है।
तो यह सब बात से बतकही शुरू भई। तो थोड़े दिन बाद सन 94 में हमरे यहाँ एक ASD महोदय रहें, रजनीश मिश्रा भैया। तो रजनीश मिश्रा भैया हम उनका कहें कि भाई हमका अंग्रेजी का या यूथ प्रोग्राम हमका दे दे, वह में हमार रुचि है। तो वही थोड़ा सा उनका जौन कुछ स्वभाव रहे, जौन आप समझो, तो वो कहें कि वो घर आंगन में हम आपका कर दें, तो हम कहें कर दीजिए है। यह कह के हम चले आए नीचे। शाम तक घर आंगन कार्यक्रम में बैठे खातिर हमार ऑर्डर आ गवा। तो अब का करिए भाई, सीढ़ी उतरत उतरत हम ये सोचन कि जब फ्रेंच और अंग्रेजी सीख सके थे तो अवधी काहे नहीं सीख सके थे। तो नीचे उतर के आकाशवाणी से निकल के रिक्शा किन और इंडियन बुक डिपो गए सीधे। और इंडियन बुक डिपो पे 2-2.5 हजार रुपया में जितनी अवधि की किताब रहिन वही सब खरीद के ले आइन। और घरे आए के अवधि का किताब धीरे धीरे पढ़े शुरू किहिन। और वही के साथ साथ रमई काका के जगराना लौटी, बहिरे बाबा, और एक और नाम आप सबने के याद होए कि BDL श्रीवास्तव फैमिली वेलफेयर का कार्यक्रम आंगनबाड़ी करत रहें। तो वह अवधि नीक बोलत रहें। और वो मतलब 90s के दौर में जौन कंपेयर आवत रहें वह ठीक ठाक अवधि बोलत रहें। और इन सब से ज़्यादा जौन अवधि बोले में और अवधि सीखे में हमार सहयोग किहिन वही हैं रश्मिशील बहिनी। रश्मिशील बहिनी का तब बिया नहीं भवा रहा, लेकिन ई कहानी लिखे बदे कार्यक्रम में आवत रहें। तो इनकी लिखी कहानी और इन्हीं से पूछ पूछ के कि इस शब्द का उच्चारण कैसे हुई ये हम सीखत रहें। और हमरे घरे माँ एक मिथिलेश अम्मा आवत रहें और ये हैदरगढ़ बाराबंकी की रहें। तो वो जैसे बोलें और खूब लच्छेदार मुहावरेदार गांव के भाषा जैसे होए, तो वो बतकही कहें तो वही बतकही का हम अपना कापी में लिखें। और वह जब कार्यक्रम में सजीव करे रहें तो वहीं जाके बतकही करत रहें। तो ई तरीका से हमार अवधि का कहा जाता है कि अवधि के दुआरे हम पहुँचिन। और अवधि के दुआरे में दरवाज़ा खटखटाए अवधि के दुनिया में घुसे के लिए कोशिश की। लेकिन 90 के दशक में जब कार्यक्रम करना मैंने शुरू किया और उसके साथ साथ जब बहुत सारी बातें होने लगीं और कार्यक्रम में अम्बे भौजी और कमो बीबी ये दोनों लोग बेहद लोकप्रिय थे। क्योंकि जब हम गांव में ओबी करने जाते थे, आउटडोर ब्रॉडकास्ट गांव के कवरेज के लिए जाते थे, तो गांव में जाने पे अम्बे भौजी और कम्मो बीबी के जो चाहने वाले थे उनकी भीड़ लग जाती थी। तो कम्मो बीबी ने कार्यक्रम के लिए मेरा नाम अन्नू रखा था और वो हमारी भौजी थी, हम उनकी ननद बनते थे। तो उनकी ननद और उनकी छोटी दुलारी ननद तो शुरुआती दौर में कभी कभी ये लगता था कि मुंह से अंग्रेज़ी के लफ्ज़ या खड़ी बोली के शब्द निकल जाते थे। तो भौजी यूँ कहें कि भाई देखो अब हम अन्नू बीबी का शहर में रख के पढ़ाए रहन हैं, तो कबो कबो यूँ अंग्रेजी बतियाई लेते हैं। तो भाई यूँ लागत है देखो भौजी हमरी कितनी नीक हैं कि अपना ननद का वही नए ज़माने के हिसाब से पढ़ाई लिखाई रही हैं। तो ऐसा हमार गलती माफ़ होत रहे सजीव कार्यक्रम में। अब आप सभी लोग अपन इच्छा जाहिर किए हो कि अवधि कार्यक्रम के शुरुआत आकाशवाणी में कब से भई रहे। भाई आपका हम अभी बताएं कि हम सन 92 में 2 जनवरी सन 92 में आकाशवाणी में आए। तो हमरे सामने तो यह लोग रहें, सुरेश भारद्वाज भैया रहें और बहुत से लोग रहें जो उन कार्यक्रम में आवत रहें, कार्यक्रम प्रस्तुत करत रहें। लेकिन जब कार्यक्रम में घर आंगन कार्यक्रम में या किसानों के कार्यक्रम में या लोकायन कार्यक्रम में जो ढेर सारी चिट्ठी आवत रहें, वही
जगराना लौटी नाटक एक रहा है। तो जगराना लौटी नाटक का अगर हमारा अंदाज सही है तो हर महीना में कम से कम 25 से 30 चिट्ठी आवत रहे कि जगराना लौटी नाटक हम सुनवाए दें। यो अकेल नाटक इतना लोकप्रिय रहा है कि हर तीसरे महीने तो हम सबका लगाए के ही पड़त रहा है, लेकिन बीच बीच में कबो कबो ज़्यादा चिट्ठी आए जाएं और जनो कोनो मनई कार्यक्रम में नहीं आवा और कोनो वजह से कार्यक्रम बदले के जरूरत पड़ी रहे, तो हम लोग उस वक्त जगराना लौटी नाटक का इस्तेमाल करते थे। और जगराना लौटी नाटक इतना प्रसिद्ध था मेरे समय में भी कि मुझे ये लगता था कि ये इस अकेले एक नाटक ने लोगों के मन में कितनी जगह बना रखी है। और मेरे समय में बहरे बाबा की जो लोकप्रियता थी वो तो चरम पे थी, लेकिन आकाशवाणी में संभवतः 3 से 4 नाटक थे जो बहरे बाबा के उपलब्ध थे और उनको लोकायन कार्यक्रम में या घर आंगन कार्यक्रम में बीच बीच में सुनवाया जाता था। और जब कभी भी वो नाटक बजते थे बहरे बाबा तो उसके लिए ढेर सारी चिट्ठियाँ आती थी। और कोई जिसे कहते हैं कि रेडियो प्रसारण से बोर होने वाली जो एक चीज़ थी वो रमई काका के प्रसारणों में बिल्कुल नहीं थी। तो ये मेरे दौर की शुरुआत की थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े से 6 लोग लगभग जुड़ गए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अवधि कार्यक्रम के इतिहास की बात थोड़ी देर में शुरू करें, थोड़े और लोग जुड़ जाएं। तो अभी हम थोड़ी सामान्य सी अवधि के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि जिसके चलते रेडियो में एक समझ हुई मेरी कि रेडियो की जो लोकप्रियता है वो दरअसल लोक भाषा के कार्यक्रम से ज़्यादा है। ये बात जब गांव में ओबी करने के लिए हम जाते थे और गांव में जब अन्नू दीदी कह के लोग भागते थे, मिलने भागते थे या छूने की कोशिश करते थे, तो तब ये महसूस होता था कि 90 का जो दशक था उस दशक और टेलीविज़न की लोकप्रियता अपनी जगह थी। निश्चय ही एक विजुअल माध्यम जो है उस विजुअल माध्यम का ऑडियो माध्यम से कहीं ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो टेलीविज़न के चलते लोग कहने लगे थे कि रेडियो अब जा रहा है और रेडियो के दिन गए। और उसी के साथ साथ आप लोगों को अगर याद होगा कि 90 के दशक के अंत में एफएम रेडियो भी आ गया था। तो एफएम रेडियो का प्रसारण लखनऊ में सन 2000 से शुरू हुआ था, अगस्त सन 2000 से। तो एफएम के आने के बाद भी जो प्राइमरी चैनल था जिस पे हमारे नियमित अवधि कार्यक्रम जाते थे, तो उनका सुनना थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे जो स्मार्ट मोबाइल आने लगे थे, तो मोबाइल पे आने वाले 3-4 वर्षों में मतलब 21वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि सन 2002 से लेके 5 काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल आ गए थे जिनमें एफएम आने लगा था। तो धीरे धीरे प्राइमरी चैनल की तुलना में एफएम की बात लोगों तक ज़्यादा पहुंचने लगी और लोग एफएम को सुनने लगे। और धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लगा कि प्राइमरी चैनल अब नहीं सुना जाएगा, क्योंकि गांव में भी रेडियो कम होने लगे थे और रेडियो लोग कम सुन रहे थे। रेडियो सेट भी उतने नहीं आ रहे थे। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि भले ही शहरी क्षेत्र में रेडियो की उपयोगिता या रेडियो का सुनना थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन शहर का जो महिला वर्ग था, शहर का जो बुजुर्गों का वर्ग था, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग था, उसमें कार्यक्रम, रेडियो, अवधि कार्यक्रम और एक कार्यक्रम मैं
और चर्चा करना चाहूँगी वो है उर्दू कार्यक्रम। तो उर्दू और अवधी भाषा, इन दोनों भाषाओं के सुनने वाले, जानने वाले और नई पीढ़ी के भी तमाम ऐसे लोग थे जो इन कार्यक्रमों को सुनना और जानना चाहते थे। भारतेंदु भैया का प्रश्न है कि अवधी के कार्यक्रम कब शुरू हुए। तो मैं अब अवधी कार्यक्रम की आकाशवाणी लखनऊ में एक ऐतिहासिक दौर की बात आपसे करूंगी। बहुत सारी चीज़ों के मेरे पास लिखित प्रमाण नहीं है। सन 41-42 की जानकारी तो मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन सन 38 से क्या हुआ ये मैंने लोगों से सुना है और वही बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। हो सकता है ऐतिहासिक रूप में आप में से किसी के पास उपलब्ध हो तो आप ये बताएं। सन 38 से जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उस वक्त बलभद्र पढ़ीस जी आकाशवाणी से जुड़े थे और पंचायत घर के नाम से संभवतः 45 मिनट या 1 घंटे का ग्रामीण कार्यक्रम शाम के प्रसारण में जाना शुरू हुआ था। तो बलभद्र पढ़ीस जी इस कार्यक्रम को करते थे, कुछ और लोग भी थे। और जैसे कि मेरी बातचीत रमई काका के बेटे अरुण त्रिवेदी से अक्सर होती है और ये बात मैं विस्तार से आपको बताऊंगी क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ के 75 वर्ष जब पूरे हुए थे तो मैंने रमई काका पे एक श्रृंखला का निर्माण किया था। उस दौरान रमई काका के गांव में रमई काका से जुड़े हुए तकरीबन 100 लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों की चर्चा की थी। वो सारी बातें जितनी मेरे जहन में हैं, जितनी मुझे याद हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो पहली जानकारी है वो पंचायत घर के नाम से अवधि का कार्यक्रम आकाशवाणी में शुरू हुआ और सन 40 के आसपास पंचायत घर कार्यक्रम के कोई प्रोड्यूसर थे, उनको जानकारी हुई कि उन्नाव के पास रावतपुर गांव में कोई लड़का है जो वेद मंत्रों को संगीत के साथ गाता है और ये लड़का कोई और नहीं चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका थे। तो चंद्रभूषण त्रिवेदी को जो संगीत का उनका ज्ञान था वो बहुत मतलब एक नियमित शिक्षा पद्धति से नहीं था। किसी ने त्रिवेदी जी को सरगम सिखा दी थी और वो हारमोनियम बजाने लगे थे और कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी बजाने लगे थे, लेकिन वेद मंत्रों को वो धीरे धीरे संगीत की लय में और सुरों के साथ उन्होंने संगीतबद्ध करना सीख लिया था और वेद मंत्रों को वो जाते थे। और भारतेंदु भैया ने कहा है कि पढ़ीस जी ने 1938 में शुरू किया, ऐसा उनकी रचनावली में दिया है। तो निश्चय ही जब पढ़ीस जी ने लिखा है तो ये सही होगा। इस रचनावली को मैंने नहीं देखा है। जो चीज़ें मुझे अरुण त्रिवेदी जी ने बताई हैं मेरे पास, उन्होंने जो मुझे लिखित सामग्री उपलब्ध कराई थी उसमें सन 41-42 का या 40 का जो जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ ये मेरे पास लिखित रूप से उपलब्ध है। तो सन 40 में जो पंचायत घर के प्रोड्यूसर थे वो रमई काका को उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ में वेद मंत्र का संगीतमय गायन करने के लिए बुलाया और सन 40 में पहली बार रमई काका एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आए और सन 40 के अंत में या 41 की शुरुआत में एक संदर्भ ये भी है कि पढ़ीस जी के बेटे जो थे वे भी आकाशवाणी में पंचायत घर कार्यक्रम में आते थे और कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। और एक अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम अरुण त्रिवेदी को याद नहीं था, उन्होंने बताया कि वे काका बनते थे। तो सन 41 में आकाशवाणी से एक विज्ञापन किया गया था जिसमें एक स्टाफ आर्टिस्ट जो उस दौर में आकाशवाणी में भर्ती होते थे उसकी भर्ती का विज्ञापन दिया गया था। तो रमई काका को उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए और सन 41 में 6 जिलों से लोगों ने अवधि के कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए अपना आवेदन पत्र दिया और उनका बाकायदा उनकी लिखित परीक्षा हुई और उनका ऑडिशन हुआ। उनकी
लिखित परीक्षा में जो रमई काका ने एक बहुत ही सुंदर सी कविता बसंत पे लिखी थी, और बसंत की वो कविता अब अभी तो मैं उसको लेकर नहीं बैठी हूँ, लेकिन बसंत की वो कविता मैं फेसबुक पे डाल दूंगी, जो आप सब लोगों तक पहुँच जाएगी। बसंत की वो एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता थी, और कुछ अन्य आलेख थे जो रमई काका ने लिखे थे। तो 6 जिलों के जो लोग आए थे, तो अंततः उसमें 2 लोगों का चयन हुआ। तो जिस समय ऑडिशन हो रहा था, तो एक सज्जन जो थे वो सचिवालय में काम करते थे, और बातचीत से रमई काका को ऐसा लगा कि वे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उनका सोर्स है, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। हालांकि रमई काका का ऑडिशन बहुत बढ़िया हुआ था, और लिखित परीक्षा तो उनकी अति उत्तम हुई थी। तो ये 41 के अंत की बात है, और उस वक्त रमई काका जो है, जब उनको ये एहसास हुआ कि जो बातचीत हो रही है उसमें वो सचिवालय के जो सज्जन हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, देखिए भारतेंदु भैया ने लिखा है कि पुतान वंशीधर शुक्ल जी के पुत्र थे जो काका बनते थे। तो उसके बाद रमई काका वहाँ से ऑडिशन के बाद जो बातचीत चल रही थी, उसी बातचीत में रमई काका वहाँ से निकल के आकाशवाणी के गेट के बाहर जाने लगे। तब तक वो जो ऑडिशन पैनल था और जो सिलेक्शन कर रहा था, उनको लगा कि काका निकल के बाहर आ गए हैं, तो उसमें से कोई सज्जन बाहर निकल कर आए, और उन्होंने रमई काका को कहा कि अरे बिना रिजल्ट जाने आप कैसे बाहर जा रहे थे। तो रमई काका ने उनसे कहा कि मेरा ऐसा अनुमान था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जो ये दूसरे सज्जन हैं उनका होगा। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों मान लिया। और वही दिन था कि रमई काका का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और ऑडिशन के बाद आकाशवाणी में हो गया, और सन 42 के फरवरी या मार्च से रमई काका नियमित रूप से पंचायत घर कार्यक्रम में बैठने लगे। और जो पहले काका बनते थे, वो किन्हीं कारणोंवश रेडियो छोड़ के चले गए। तो पंचायत घर कार्यक्रम के प्रोड्यूसर ने रमई काका से कहा कि आपको अब काका बनना है, तो आप क्या नाम रखना चाहेंगे। तो उस वक्त चंद्रभूषण त्रिवेदी जी ने उनसे कहा कि जी मैं राम का भक्त हूँ, और मेरा नाम रमई रख दिया जाए। तो ये रमई नाम काका ने खुद से अपने लिए चुना था, और उसके बाद वो रमई काका के नाम से कार्यक्रम में बैठने लगे। और सन 42 के बाद से जैसा उनके पुत्र अरुण त्रिवेदी ने बताया कि रमई काका की जो पहली पत्नी थी, उनका निधन हो चुका था, और अरुण त्रिवेदी जी की उम्र उस वक्त 4-5 साल रही होगी। तो रमई काका जो है वो अपने बेटे यानी अरुण त्रिवेदी को अपने साथ स्टूडियो ले जाया करते थे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि रमई काका 12-1 बजे तक घर में अपना स्क्रिप्ट लिखा करते थे, और उसके बाद 12:30-1 बजे के करीब वो ऑफिस पहुंचते थे, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती थी। और पंचायत घर कार्यक्रम में उस दौर में, मतलब सन 41-42 के दौर में पंचायत घर कार्यक्रम में 8 से 10 लोग बैठते थे। पलटू, झपेटे, राधा बल्लभ जी और कई लोग, मतलब रमई काका जिस किसी को वो ये देखते थे कि आकाशवाणी में वो संगीत का व्यक्ति है या नाटक का व्यक्ति है, या वो बहुत अच्छी कोई प्रस्तुति करता है, तो रमई काका उस व्यक्ति को अपने साथ पंचायत घर में लाके जोड़ लेते थे, और पंचायत घर कार्यक्रम में वो व्यक्ति पंचायत घर का हिस्सा बन जाता था। तो इस तरह पंचायत घर कार्यक्रम की लोकप्रियता जो थी वो 40 के दशक से ही धीरे धीरे बिल्कुल चरम पे पहुंचने लगी थी। आज़ादी के दौर में पंचायत घर कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, और उस दौर में एक मज़ेदार बात ये थी
कि एक संदर्भ अमृतलाल नागर जी के पत्र से मिला कि चौक में कोई एक सज्जन थे जो रेडियो खरीद कर लाए थे, विदेशी रेडियो खरीद कर लाए थे, कोई बड़े सेठ थे। तो वो सेठ जी के घर में चौक में जो रेडियो बजता था, तो अगर आप लोगों को टेलीविज़न के उस शुरुआती दौर की याद हो कि टेलीविज़न मोहल्ले में किसी एक के घर में होता था, और जब रामायण सीरियल शुरू हुआ था या हम लोग जैसे सीरियल आते थे तो लोग अपनी अपनी दरी लेके पहुंच जाते थे और टेलीविज़न देखते थे। तो 40 के दशक में और 50 के दशक में लगभग यही स्थिति रेडियो की थी। तो अमृतलाल नागर जी का जो पत्र था, उस पत्र में ये संदर्भ हैं, और उस रेडियो को सुनने के लिए तमाम लोग इकट्ठे होते थे, रेडियो सुनते थे। और रेडियो की लोकप्रियता और पंचायत घर की लोकप्रियता का जो एक मेरे सामने जो उदाहरण आया, बाकी तो मैंने लोगों से सुना, आप लोगों को याद होगा इरशाद मिर्ज़ा। तो इरशाद मिर्ज़ा साहब को हमने एक कार्यक्रम में बुलाया था, और ये बात सन 2000 के आसपास की है। तो इरशाद मिर्ज़ा साहब जैसे ही स्टूडियो में आए, तो इरशाद मिर्ज़ा साहब ने स्टूडियो को देखते ही कहा कि सन 54 में बुलाएं रमई काका और अब की बुलाएं अनामिका। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी है, बहुत अच्छी उर्दू है, वो इतनी खालिस अवधी पे भी बोल सकता है। तो फिर इरशाद मिर्ज़ा साहब को पद्मश्री मिला था, उसके बाद हमने उनको बुलाया था। तो इरशाद मिर्ज़ा साहब ने फिर रमई काका के संस्मरणों की जो झड़ी लगाई, तो उसके बाद मैं तो बिल्कुल हतप्रभ होकर उनको सुन रही थी कि इतना बड़ा जो व्यवसायी है चमड़े का, उन्होंने ये बताया कि कानपुर उस दौर में, उन्नाव और कानपुर का जो पूरा बेल्ट था वो पूरा मज़दूरों का बेल्ट था, और हज़ारों मज़दूर रमई काका के उस पंचायत घर प्रोग्राम में अपनी ज़िंदगी, अपना मनोरंजन और अपना एक पारिवारिक मित्र ढूंढते थे। और 4:30 बजे मज़दूर अपना कार्यक्रम समेट के बैठ जाते थे। एक रेडियो बजता था जिसमें सैकड़ों की संख्या में एक रेडियो से मज़दूर उस कार्यक्रम को सुना करते थे। और पंचायत घर कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता था, उसके बाद ही वे मज़दूर अपना जो है वो फैक्ट्री छोड़ के अपने घर जाते थे। नियमित रूप से रमई काका को पत्र लिखते थे, और रमई काका की एक कविता जो उस दिन जब उन्होंने इरशाद मिर्ज़ा साहब को अपने कार्यक्रम में बुलाया था और उन्होंने उस कविता को रेडियो पे सुनाया था। इरशाद मिर्ज़ा जब हमारे कार्यक्रम में आए थे उस वक्त उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष रही होगी। तो इरशाद मिर्ज़ा को रमई काका की वो कविता पूरी की पूरी याद थी, और उन्होंने उस पूरी कविता को याक वल्लभ जब गैन रहे, इस तरह की कोई एक कविता थी जो उन्होंने पूरी की पूरी सुनाई। और इरशाद मिर्ज़ा साहब ने अपने उन संस्मरणों को अवधि में बताया कि वे बाटा में काम करते थे, और बाटा में एक जो बाटा के अंग्रेज़ अधिकारी थे, चमड़े की ट्रेनिंग, चमड़े में इंजीनियरिंग करके इरशाद मिर्ज़ा साहब आए थे, और उन्होंने बाटा के उस अंग्रेज़ अधिकारी की दोहरी नीतियों को देखते हुए उन्होंने बाटा कंपनी को छोड़ दिया, और एक टिन शेड में उन्होंने अपना चमड़े का व्यवसाय शुरू किया। और इरशाद मिर्ज़ा का कहना ये था कि पंचायत घर कार्यक्रम में 40 के दशक में जो स्वावलंबन की बात बार बार कही जाती थी, तो उस स्वावलंबन की बात ने कहीं उनके मन में गहरा प्रभाव डाला, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना काम, भारत के विकास का काम और उन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ रहे थे जो पंचायत घर में कही जा रही थी। पंचायत घर का कार्यक्रम उस दौर में
न केवल एक मनोरंजन का माध्यम था, बल्कि घर परिवार में कैसे संस्कार हों, घर परिवार में कैसे व्यवस्थाएं हों, साथ साथ व्यक्ति कैसे आत्मनिर्भर बने, ये सारी बातें पंचायत घर के माध्यम से होती थी। और एक बात जो उन्होंने और बड़ी प्रभावशाली तौर पे कही कि रमई काका और पंचायत घर में जब पलटू झपेटे बोला करते थे और लोग बोलते थे, तो ऐस लागत रहा है कि जानो हमरे अंगने में बोलत हैं। तो ये जो जानो हमरे अंगने में बोलत हैं का मतलब ये कि उस दौर में पंचायत घर कार्यक्रम के चरित्रों को लोग अपने बीच का एक किरदार मानते थे, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। तो इस तरह से पंचायत घर कार्यक्रम लोगों के गले का हार था। और जो अमृतलाल नागर जी का एक पत्र हमें उनके बेटे अरुण त्रिवेदी ने दिया था, जो उन्हीं की हैंडराइटिंग में है, अमृतलाल नागर जी की, जो उन्होंने तत्कालीन के निदेशक को लिखा था कि आपके कार्यक्रम के चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जो है वो ऐसा बेशकीमती मोती हैं, और उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जो है वो बेशकीमती मोतियों का हार है। लगभग वो 2 पन्ने का पत्र है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पूरे पत्र का जिक्र जो जन मन के रमई काका श्रृंखला मैंने बनाई थी उसमें जिक्र किया हुआ है। अब मैं एक और पंचायत घर से जुड़ा हुआ प्रसंग आप लोगों को सुना रही हूँ, क्योंकि उस ऐतिहासिक दौर में मुझे लगातार कमेंट मिल रहे हैं कि आप लोग उस दौर की बातें जानना चाह रहे हैं। जनगणना हो रही थी, तो जनगणना जो पहली जनगणना हो रही थी, तो उस दौर में जब रमई काका लखनऊ में जिस मोहल्ले में रहते थे, तो हम वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने गए थे। तो वहाँ पोस्ट ऑफिस के एक रिटायर्ड सज्जन थे जो रमई काका के घर के बिल्कुल बगल में रहते थे। अब पता नहीं वे हैं भी या नहीं, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र, जब मैं उनसे मिली थी, लगभग उनकी उम्र 90 वर्ष की थी। तो उन्होंने फिर रमई काका के बड़े सारे संदर्भों को बताया। तो वो बता रहे थे कि जनगणना वाले आए और उनके मोहल्ले में एक बाल विधवा महिला थी, तो जिनसे जनगणना वाले सिर्फ छेड़छाड़ के नज़रिए से बार बार उनके पति का नाम पूछ रहे थे। तो उन्होंने उनका नाम तो हैंड पंप की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये जो है यही इनके पति का नाम है। तो उसके बाद जनगणना वाले जो है रमई काका ठहाका लगा के हंसे और उन्होंने कहा कि बस अब आप बार बार नाम ना पूछें। तो उनका संदर्भ कहने का ये था कि रमई काका रेडियो के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए घर से बाहर भी लगातार काम कर रहे थे। और एक और संदर्भ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि रमई काका के माध्यम से जो एक बहुत बड़ी बात है कि अवधी भाषा, यहाँ पे मैं 2 संदर्भों का जिक्र आपके साथ करूँगी कि रमई काका के भाषा को लेकर इरशाद मिर्ज़ा जैसे चमड़े के व्यवसायी ने जो एक टिप्पणी की थी, वो ये थी कि रमई काका अपने दौर में हिंदी, उर्दू और अवधी का एक ऐसा भाषाई संसार रच रहे थे जिससे आम आदमी अपने आप को भाषा के माध्यम से परिष्कृत कर रहा था और उस अवधी बोली में वो अपनेपन को, अपने परिवार को, अपने सारे संदर्भों को और अपने उस मनस्थिति को जी रहा था जो उसके आसपास बिखरी हुई थी। और इसी के साथ साथ रमई काका की भाषा को लेकर जो एक टिप्पणी उस दौर के सज्जन ने की थी, उन्होंने ये कहा कि रमई काका की अवधी भाषा को लेकर रेडियो सीलोन के लोग भी उनको रिकॉर्ड करना चाहते थे और कुछ पत्र
मैंने उनके बेटे के पास देखे और जिन पत्रों का जिक्र रमई काका श्रृंखला में किया गया है कि वो पत्र विदेशों से आए और उस पे रमई काका इंडिया लिखा हुआ था, कोई और पता नहीं था। लेकिन वे पत्र रमई काका की लोकप्रियता इस हद तक थी कि वे पत्र रमई काका के पास पहुंच गए, उनके पते पर पहुंच गए। लखनऊ का जो जीपीओ पोस्ट ऑफिस था, उस जीपीओ पोस्ट ऑफिस में कवि सम्मेलन हुआ करता था, जिसका जिक्र उस दौर के तमाम लोगों ने किया। और लखनऊ के जो मेयर रहे डॉक्टर एस.सी. राय, तो डॉक्टर एस.सी. राय जो है वो रमई काका के मुरीद थे और रमई काका डॉक्टर एस.सी. राय को बिल्कुल अपने परिवार का सदस्य जैसा मानते थे। डॉक्टर एस.सी. राय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्तावक रहे और डॉक्टर एस.सी. राय ने एक संस्मरण बताया कि जब वे छोटे थे और जो हमारे इस वक्त उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, ये संस्मरण उन्होंने भी शेयर किया कि जीपीओ में या लखनऊ के आसपास जब कवि सम्मेलन होते थे तो रमई काका को सुनने के लिए लोग अपना रजाई और गद्दा लेकर जाते थे। चूँकि रमई काका वरिष्ठ कवि थे तो बाद में पढ़ा करते थे, तो लोग रजाई ओढ़ कर रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे। और अवधि की कविता जो उनकी थी वो ढेर सारी कविताएं हैं। अब चूँकि मैंने उस तरह का कोई मटेरियल नहीं रखा है कि मैं आपको पढ़ के सुना दूं, लेकिन तमाम कविताएं, चाहे वो नैनीताल की सैर हो, चाहे एक बार हम गए लखनऊआ और माटी की मूरत खड़ी रही, तो ये सारी जितनी कविताएं हैं या रमई काका का बहरे बाबा नाटक, वो सब लोगों के गले का हार बन चुका था। और जो रजाई ओढ़ के कवि सम्मेलन सुनने की बात है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बहुत सारी यादें हैं तमाम चीज़ों की। और अवधी बोली और भाषा का जो रमई काका के भक्त थे, उनका मतलब एक सिलसिला है जो चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी तक आ रहा है। क्योंकि जब ये श्रृंखला बन रही थी तो अवधी बोली और भाषा को जानने वाले जिन लोगों से मुलाकात मेरी हुई, तो उस वक्त कुछ 90-95 साल के लोग भी थे जो उन्नाव, उनके गांव रावतपुर के थे, जिनके सामने रमई काका एक युवा के तौर पे थे। और 9-10 साल के वो बच्चे भी मुझे मिले जिन्होंने रमई काका के ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो अगर मैं उन संदर्भों को इकट्ठा करूं, क्योंकि मैंने लगभग 30-40 घंटों की रिकॉर्डिंग की थी उस दौरान, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किताब तो रमई काका के ऊपर ही बन जाएगी। समय रमई काका के ऊपर बात करते करते काफ़ी आगे बढ़ाया है। और अब मैं आप से जिक्र करूंगी सुमित्रा कुमारी सिन्हा का। तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा को जगराना फूफू के तौर पे हम एक यंग स्टूडेंट के जो पढ़ाई के बाद सीधे नौकरी में आया, तो जगराना फूफू का जो रोल था और जगराना फूफू का जो स्टाइल था, उसमें मतलब अगर उसे 10 बार 100 बार भी सुनो तो आपको हंसी आएगी ही आएगी कि वो जगराना फूफू वाला जो कैरेक्टर है वो महिला कैसी होगी। तो 93 या 94 का समय रहा होगा और हम स्टूडियो में कार्यक्रम कर रहे थे, तो देखा कि सुमित्रा कुमारी सिन्हा जो है वो आई थी और उस वक्त मेरे ख्याल से 70 वर्ष के आसपास उनकी उम्र रही होगी। लाल रंग का ओवरकोट पहने हुए और खूब अच्छा सा मेकअप, खूब गहरी लिपस्टिक और पूरी तैयारी के साथ सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी आई थी। मैंने उनको नमस्कार किया और तब तक मैं अवधि का कार्यक्रम करने लगी थी। तो अम्बेश्वरी दीदी ने जो है वो मुझे उनको मिलवाया कि काकी ई है अन्नू, ये है बैठत है हमरे साथ है। तो खैर मुझे मतलब मैं आपको
उस वक्त मैं यूँ कहूँ कि शायद मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि सुमित्रा कुमारी सिन्हा या रमई काका या पलटू झपेटे उस दौर के लोग जो थे वो इस कदर जन जन में मतलब लोकप्रिय थे कि ऐसा लगता था कि इन लोगों के का जो जूता है, उस जूते में अगर हम पाँव डाल रहे हैं तो सचमुच ये इन लोगों की ऊंचाई तक तो हम नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन कम से कम उस प्रतिष्ठा को जो रेडियो के माध्यम से इन लोगों ने अर्जित की है, उस प्रतिष्ठा को थोड़ा बहुत बनाया जा सके। बिल्कुल, बताशा बुआ ही नाम था उनका, बताशा बुआ के नाम से ही वो कार्यक्रम करती थी। और बताशा बुआ का जो एक कैरेक्टर था, तो जब मैंने सुमित्रा दीदी को देखा और उनको मतलब एक ऐसी भव्य पर्सनैलिटी सुमित्रा कुमारी सिन्हा की थी कि मतलब उस बुजुर्गियत के अंदाज में भी जब बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया कि जिस वक्त महिलाएं बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थीं, उस वक्त लड़का बीए पास है तो बाबा कहीं का कहो लड़का बीए पढ़ा है। बिल्कुल, ये एकदम आप ठीक बात कह रहे हैं। और बहरे बाबा की बात मैं कभी सोचती हूँ कि आकाशवाणी की बात करूँ तो और लोगों का जिक्र हो जाए, पर मैंने आपको बताया ना कि रमई काका पे मैंने एक पूरी श्रृंखला बनाई थी, और उस पूरी श्रृंखला के जो 14 एपिसोड थे वो 14 एपिसोड भी कम पड़ गए थे, और उसमें हमें मतलब आधे आधे घंटे के एपिसोड में इतनी चर्चा थी कि मतलब अगर आप चाहें तो 2-4 दिन आप रमई काका की लगातार बातें कर सकते हैं। पर अभी थोड़े लोगों का जिक्र मैं और करूँगी ताकि आज के इस संदर्भ में आकाशवाणी के उस दौर की थोड़ी बात हो जाए। तो इस जिक्र में मुझे एक बात और याद आ गई, पता नहीं इतने संदर्भ हैं कि जो पलटू और झपेटे बनते थे वो मुमताज भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो पलटू वो झपेटे जब कहते थे कि लड़का बीए पास है, जो विनय भाई ने लिखा है, तो झपेटे कोई टेढ़ी मेढ़ी बात कहा करते थे, और तब बहिरे बाबा उनसे कहते थे कि स्कूल जाए होते तो तुमका ठीक से तुम बात कह सके तो बार बार उनके स्कूल न जाने की बात करके रमई काका उस बहिरे बाबा के माध्यम से बच्चों को स्कूल भेजने की बात कर रहे थे और स्कूल भेजने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे थे, और सचमुच उसका बहुत असर भी सामाजिक तौर पर पड़ रहा था। अब सुमित्रा कुमारी सिन्हा की यानी बताशा बुआ की जो बात कर रहे हैं, तो बताशा बुआ महिलाओं में इस तरह का एक लोकप्रिय किरदार था। और चूँकि बताशा बुआ का दौर तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन अम्बेश्वरी जी मेरे सामने कार्यक्रम करती थी, और सन 92 से लेके 96-97 तक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों में, और जब हम गांव में जाते थे तो अम्बे भौजी का एक तकिया कलाम जैसा शब्द था, पढ़ी लिखी मेहरिया लिपि पोती डहरिया। तो अम्बे भौजी जब ऐसे करके बात शुरू करती थी, और कम्मो बीबी से यानी कि निहारिका श्रीवास्तव, तो अम्बेश्वरी श्रीवास्तव और निहारिका श्रीवास्तव ये ननद भौजाई के रूप में कार्यक्रम में एक ऐसी लोकप्रिय कड़ी थी कि 80 के दशक और 90 के दशक में इन लोगों से जो मध्य वर्गीय या जो ग्रामीण महिलाएं थीं वो इतना एसोसिएशन रखती थीं कि किस तरह पढ़ाई लिखाई की जाए, लड़कियां बाहर निकलें, लड़कियां पढ़े लिखें। तीज त्योहार उस वक्त डॉक्टर उषा सक्सेना ने एक रूपक लिखा था, हरे बांस मंडप छाए। तो हरे बांस मंडप छाए विवाह गीतों पे आधारित एक रूपक था जो इतना लोकप्रिय था, और जिस तरह जगराना बुआ लौटी का जिक्र आया था, तो बहुत सारी चीज़ें उस हरे बांस मंडप छाई के लिए भी आया करती थी। भारतेंदु भैया कह रहे हैं कि आगे का जिक्र बिल्कुल मैं आगे का जिक्र कर रही हूँ। तो ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा, अम्बेश्वरी जी और कम्मो भौजी यानी कि निहारिका श्रीवास्तव, इनके दौर में भी घर आंगन कार्यक्रम जो कि अवधि को
पीढ़ियों तक ले जाने वाला एक कार्यक्रम रहा। उसकी अच्छा, कम्मो भौजी से रश्मिशील भी मिली हैं, बिल्कुल। तो हाँ, कम्मो भौजी के समय रश्मि ने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था, और 90 के दशक यही वो वक्त था जब मैं आकाशवाणी में आई थी, और 94 के दशक से मैंने अन्नू दीदी के नाम से घर आंगन कार्यक्रम में बैठना शुरू कर दिया था। तो हालांकि घर आंगन कार्यक्रम उसके बाद भी चला, आज भी चल रहा है। आज प्रतिभा त्रिपाठी, बीनू, वंदना, ये तमाम लोग हैं। चूँकि अब रेगुलर लोगों का आकाशवाणी में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जो स्टाफ कैरेक्टर जिनको हम कहते थे, स्टाफ आर्टिस्ट जिनको कहते थे, और आकाशवाणी का एक टिपिकल टर्म है स्टॉक कैरेक्टर। तो स्टॉक कैरेक्टर की जो लोकप्रियता रही, चाहे वो रमई काका को मिली, चाहे वो बताशा बुआ को मिली, पलटू झपेटे, ये तमाम किरदार थे, पटना के लोहा सिंह, गोरखपुर के जुगानी भाई, इलाहाबाद के झगड़ू भैया, ये सारे जो स्टॉक कैरेक्टर्स थे, वाकई इन लोगों ने आकाशवाणी को एक ऐसी मयार दी है कि जिसका आज की डेट में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप आज की डेट में कंपैरिजन करें तो जो आरजे एफएम में आए और एफएम के जो आरजे हैं वो काफ़ी हद तक लोकप्रियता को हासिल कर सके जो उस दौर के स्टॉक कैरेक्टर को मिलती थी। और यहाँ पे लोकप्रियता का जो एक कहना चाहिए बिल्कुल टॉप लेवल था, वो ये था कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने दिल्ली में रामलीला मैदान में जो है वो इनको रमई काका, लोहा सिंह, झगड़ू भैया जो इलाहाबाद के थे, 4 स्टॉक कैरेक्टर्स को, ये 50 के दशक की बात है, इन लोगों को रामलीला मैदान में दिल्ली में बुलाया गया था, सम्मानित किया गया था, और इनके स्टॉक कैरेक्टर्स जो है वो मंच पे प्ले किए गए थे। इन लोगों को काफ़ी सम्मानित किया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रमई काका को और लोहा सिंह जी को व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति भवन भी बुलाया था, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो निश्चय ही बहुत लोकप्रिय ये स्टॉक कैरेक्टर रहे, और रेडियो की लोकप्रियता बिल्कुल टॉप पे रही। अब एक संदर्भ रेडियो और अवधी भाषा का जो लोगों से तारतम्य है, मैं उसमें जिक्र करना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले तक नवेद सिद्दीकी का नाम आप जानते होंगे, नवेद सिद्दीकी और पवन पांडे। तो अवधी बोली की, अवधी भाषा की जो जन जन तक पैठ है और जो अपनापन है, तो उसको लेके एक कार्यक्रम एफएम चैनल पे भी शुरू किया गया, छुटकऊ बड़कऊ, और हिट पे हिट एफएम स्टाइल, ये उस प्रोग्राम का नाम था। और अवधी बोली की जो लोकप्रियता थी उसको बड़के भैया, छुटके भैया के तौर पे नवेद सिद्दीकी और पवन पांडे जी ने उस किरदार को किया। तो अवधी बोली में अब अगर हम अवधी भाषा को आज के तौर पे और अकादमी बनाने की बात, या उसके माध्यम से रोज़गार की बात, या उसके माध्यम से हम लोगों के जुड़ने की बात कहें, तो निश्चय ही सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं अभी 4 वर्ष गोरखपुर में थी, कार्यक्रम प्रमुख के तौर पे मैंने लंबे समय काम किया वहाँ पे। तो भोजपुरी का जो न्यूज़ बुलेटिन है, जो 5 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन शाम को जाता है, तो अगर इस तरह का एक न्यूज़ बुलेटिन जिसकी चर्चा मैं बहुत लंबे समय से करती रही हूँ, अगर अवधि का न्यूज़ बुलेटिन हम एफएम चैनल पे आकाशवाणी में शुरू करवा पाएँ, क्योंकि इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होगी, तो निश्चय ही एक नई पीढ़ी रोज़गार को, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अगर कोई भाषा आ जाती है तो उसकी उपयोगिता बहुत सार्थक हो जाती है। तो अगर अवधी भाषा का न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो जाएगा तो निश्चय ही अवधी भाषा के प्रचार प्रसार में इससे बड़ी आसानी होगी। अब नई पीढ़ी की अवधी भाषा में मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं जिसका कोई ताल्लुक
गांव से नहीं था, अवधी भाषा से नहीं था, तो अगर मैं सीख सकती हूँ तो इसे कोई और भी सीख सकता है। और एक बड़ी मज़ेदार बात मुझे याद आ रही है, मतलब नई पीढ़ी के रूप, रंग और पहनावे को लेकर। तो ये एक बहुत मज़ेदार किस्सा है और इसे सबको, कई लोगों को पता है ये बात। तो फिर भी जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बताऊंगी कि मैं 95 96 की बात रही होगी, मैं जीन्स और वुलन कुर्ता पहन के जाड़े में कार्यक्रम करके स्टूडियो से बाहर निकल रही थी। तो विजय जायसवाल अमेठी के पास एक ब्लॉक है, वहाँ की ब्लॉक प्रमुख थी और वो आकाशवाणी में बड़े नियमित तौर पे आती थी और बहुत अच्छी मीठी सी अवधी बोलती थी। तो विजय जायसवाल जी ने फ़ोन करके मुझे कहा कि अन्नू दीदी, हम जो है हमरे गांव के बहुत सारे लोग आपसे मिले चाहते, तो हम कहा भाई आओ। तो विजय जायसवाल दीदी अपने गांव की, मतलब जो उसमें सबसे ज़्यादा उम्र दराज महिला थी, उनकी उम्र 75 से 80 के बीच रही होगी और उसमें सबसे यंग लड़की 14-15 साल की रही होगी। तो इस तरह से वो पूरी एक गाड़ी में भर के 12-13-14 महिलाएं रही होंगी जो लखनऊ आकाशवाणी आई थी। तो लखनऊ आकाशवाणी में विजय दीदी उन सबको लेके स्टूडियो की तरफ आ गई थी और मैं स्टूडियो से जो मैंने आपको ड्रेस बताई उसी में मैं निकल के बाहर आई। तो विजय दीदी की तो जैसे कहते हैं ना कि बाँछें खिल गई, कहा अरे यह है अन्नू दीदी। तो अब यह है अन्नू दीदी में मतलब जो महिलाओं का समूह था उसमें से 8-10 महिलाओं की तो आंखें चौड़ी हो गई, मुंह उनका खुला रह गया कि उनको लगा कि अन्नू दीदी का मतलब उन्होंने ये माना था कि कोई 45-50 साल की महिला होगी जो कार्यक्रम में बोलती होगी और ये उनका आवाज़ और कैरेक्टर का जो विजुअलाइजेशन है भाषा के माध्यम से, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो उसके बाद फिर उनको लेके हम अंदर स्टूडियो दिखाने गए। तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी तो वो कहें बिटिया तुम ही नन्नू दीदी हो? तो हम कहें हाँ अम्मा हम ही नन्नू दीदी हैं, तो अंदर चलो तो तुमका बोल के बताएं। तो अंदर जाके जब मैंने माइक पे बोल के उनको सुनाया तब उन्हें यकीन आया। तो अंदर स्टूडियो में जाने के बाद अम्मा ने कहा कि बिटिया तुम तो हमका बतौती हो कि निबिया तरे बैठ के हम लोग बतकही कहें और पीपर का पेड़ लगाएं, निबिया का पेड़ लगाएं, पेड़ तरे बैठें और हिया तो तुम ठंडी मशीन में बैठी हो। तो हमने फिर अम्मा से कहा कि अम्मा देखो जो ना आप कार्यक्रम सुनते हो तो वो ये ठंडी मशीन जो लाग है, ये ठंडी मशीन ई मशीन खातिर लागे जिससे से हमारी आवाज़ निकल के तुम तक पहुँचे थे। हम तो अपने घरे में निविया पेड़ तरह ही बैठी थे, हम ठंडी मशीन में नहीं बैठे थे। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका परिवेश और उसकी बतकही, इन सब के बीच एक सामंजस्य जो होता है, तो मुझे ये लगता है कि वो दौर जब रहा होगा कि जिसमें उस ग्रामीण परंपरा से ही निकल के आए लोग जिन्होंने गांव की एक एक चीज़ को अपने अंतरतम तक उतारा और उसको वो रेडियो के माध्यम से, रेडियो से वो जब लोगों से जुड़ते थे तो सचमुच लोग कितना अपनापन महसूस कर रहे थे। भैया ने लिखा है कि अवधि के न्यूज़ बुलेटिन की आप मांग कर रहे हैं। भैया देखिए, मांग करने की बात जो है वो तभी होगी जब इसके पीछे की जो कानूनी कार्यवाही है वो होगी। दिल्ली से समाचार एकांश, डीजी समाचार एकांश और मंत्रालय तक जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये बात बहुत ही उच्च स्तर के निर्णय की है, तभी ये अवधि का समाचार बुलेटिन शुरू हो पाएगा। और जो भोजपुरी का समाचार बुलेटिन था उसके शुरू होने में भी बरसों का परिश्रम था, तभी वो शुरू हो पाया था। अभी कुछ दिन पहले भोजपुरी का समाचार बुलेटिन शुरू हुए लगभग 8 या 9 साल हो चुके हैं। हम लोग भी थोड़ी मेहनत करेंगे और हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि ये अवधि का बुलेटिन भी ज़रूर शुरू हो जाएगा। अब मैं एक संदर्भ आपसे अवधि की लोकप्रियता
के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो कार्य मैंने अपने कार्यकाल में आकाशवाणी लखनऊ में किया, अवधि लोक धरोहर की जो एक श्रृंखला मैंने बनाई 30 एपिसोड की, जिसमें अवधी भाषा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित जितने भी गाने हैं वो हमने उनको कंपोज़ कराया। उन गानों को मैं शुक्रगुज़ार हूँ केवल जी की, केवल कुमार की, जिन्होंने उस पूरे लंबे एपिसोड को, ये लगभग 1.5 वर्ष की मेहनत थी जिसमें वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और उसके गीतों को कंपोज़ किया गया। 30 एपिसोड आकाशवाणी से प्रसारित हुए, वो आकाशवाणी की धरोहर है और उन 30 एपिसोड में लगभग संभवतः 180 गीत हैं जो कंपोज़ किए हैं, जिसमें जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, खेती किसानी, जातियों के गीत और पर्व त्योहारों के गीत, इसके अलावा जो अन्य गीत हैं वो सारे गीत इसमें कंपोज़ किए गए हैं। और जो प्रयास मैं कर सकती थी अपनी ओर से, केवल जी अवधि के अच्छे जानकार हैं, लेकिन केवल जी के अतिरिक्त चाहे वो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र हों, योगेश प्रवीण जी हों, आद्या प्रसाद जी हों, बहुत सारे लोग कि कई बार तो जब धुन बनती थी तो मोबाइल पे उस बनी हुई धुन को उसको उन तमाम बूढ़े लोगों तक मोबाइल पे भेज के कि आप देख लीजिए कि ये धुन परफेक्टली उसी तरह है जिस तरह ये गीत परंपरागत तौर पर गाया जाता है। तो जब उन तमाम बूढ़े लोगों ने इस पे अप्रूवल दिया कि हाँ ये धुन सही है, कई बार मुझे अनुरोध ये करना पड़ता था कि देखिए आप आवाज़ के लिए परेशान मत होइए, आवाज़ आपकी चाहे जैसी हो लेकिन आप मूल धुन में गा के इस गीत को सुना दीजिए ताकि ये गीत अपने मूल रूप में संरक्षित हो सके। आज आकाशवाणी में लगभग जनवरी में मेरी नौकरी के 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अवधि लोक धरोहर का जो भी कंट्रीब्यूशन मेरी क्षमता अनुरूप हो सका है, उसे शायद मैं अपने कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि इसके पीछे मैं मतलब शायद मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि जब रमई काका पे जन मन के रमई काका श्रृंखला मैंने बनाई और अवधि लोक धरोहर श्रृंखला मैंने बनाई, तो अरुण त्रिवेदी जो रमई काका के बेटे हैं, उनके 3 पुत्र हैं, उनके पोते हैं, लेकिन जब अरुण त्रिवेदी जी ने मुझसे ये कहा कि बिटिया तुमने काका का तर्पण कर दिया, तुमने बेटी होके काका का तर्पण कर दिया, तो मैं मतलब मेरे लिए वो किसी भारत रत्न से कम नहीं है, क्योंकि रमई काका की जो लोकप्रियता थी वो लाखों करोड़ों के हृदय का हार जिस तरह थे बन गए थे। अगर ऐसे शख्स के लिए उनके बेटे ने ये बात कही है तो निश्चय ही ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं सोचूंगी कि आज सन 93-94 में जब मुझे अवधि कार्यक्रम दिया गया था तो निश्चय ही मुझे वो लगा था कि ये मुझे अपमानित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि मुझे अवधि आती नहीं है और मैं रेडियो पे बहुत सारी गलतियां करूंगी और उसके लिए मुझे अपमानित किया जाएगा। लेकिन समय और वक्त ने करवट ली। आज अवध के क्षेत्र का ना होते हुए भी अवध के लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं और मुझे अपने बीच का एक व्यक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि अवध क्षेत्र के लिए मैं कुछ कर पाई हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अवधि लोक धरोहर एक पुस्तक के रूप में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको मैं कैसे दिखाऊं, ये उल्टा दिख रहा है। अवधि लोक धरोहर ये अमेज़न पे किताब उपलब्ध है और मुझे विदेशों से भी इस किताब को कुछ लेने वाले लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। कनाडा, यूएस में भी कुछ लोगों ने इस किताब को लिया है और लोगों का एक अनुरोध है कि इस किताब को मैं ऑडियो फॉर्म में कर दूं ताकि वो लोग अवधि बोली को सुन सकें। तो अभी तो 4 वर्ष
मैं गोरखपुर में थी, भोजपुरी क्षेत्र में थी। अब मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं ज़रूर इस किताब को ऑडियो फॉर्मेट में करने का प्रयास करूँगी। कोई और भी अगर इसमें सहयोग करना चाहे तो उसका स्वागत है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवधी भाषा को सुनना चाहते हैं ताकि उन शब्दों को वो अपने मन में बिठा सकें। और अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ में लिटरेरी फेस्टिवल में भी अवधी का एक सत्र शुरू हुआ। अभी भी राजा भरावन और यहाँ लखनऊ में प्रशांत चंद्रा हाई कोर्ट के क्रिमिनल के एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं, लेकिन प्रशांत चंद्रा जी के घर मैंने जब जाके देखा कि प्रशांत चंद्रा जी स्वयं और उनके घर के तमाम लोग घर में अवधी में बात कर रहे हैं, जबकि निश्चय ही अंग्रेज़ी और उर्दू के वो लोग उद्भट विद्वान हैं, लेकिन उसके बावजूद अवधी को बनाए रखना, अवधी की मिठास को अपने घर में जीना, अपनी पीढ़ी अगली पीढ़ी तक अवधी बोली और उसके शब्दों को ले जाना, ये एक बड़ी बात है। और मैं ज़रूर यही कहूँगी कि अवधी को अगर हम अपने घर में, जिसे कहते हैं ना कि जो बरतता है वही बचता है, अगर हम अवधी बोली को अपने घर में, वो सिर्फ दादी नानी की बात न रह जाए और हम लोग भी अपने बच्चों से थोड़ा बहुत अवधी बोली में जो बातचीत होती है उसको करते रहें, तो कम से कम अवधी बोली बची रहेगी। मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताने जा रही हूँ आपको कि मेरे माता पिता दोनों बनारस के थे, तो जब उन लोगों में लड़ाई होती थी तो लड़ाई बनारसी बोली में होती थी। यूँ तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे तो खड़ी बोली का इस्तेमाल अमूमन होता ही था, खड़ी बोली में बातचीत होती थी। लेकिन जब दादी नानी के घर से चाचा बुआ मौसी कोई लोग आते थे, तब जो बनारसी बोली या भोजपुरी का जो बनारसी रंग है वो घर में होता था, और जब माता पिता में लड़ाई होती थी तो भोजपुरी में होती थी। तो अगर हम लड़ाई के समय ही भोजपुरी बोली को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कम से कम नई पीढ़ी तक भोजपुरी बोली ज़रूर पहुंच जाएगी। देखिए, अवधी भाषा की जो ग्रामर है वो इतनी संपन्न है, हम सब उस पर चर्चा नहीं करते। मैं डॉक्टर दीक्षित जी से कई बार जब चर्चा होती है तो डॉक्टर दीक्षित जी कहते हैं कि अवधी भाषा को लेकर लोगों के बहुत सारे चर्चाएं हैं। लोग कविता कहानी लिखकर अवधी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त कर देते हैं, लेकिन देखिए, कविता कहानी एक साहित्यिक अवदान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई भी बोली या कोई भी भाषा तब तक जन जन का हिस्सा नहीं बनती जब तक वो आम बोलचाल की भाषा में घर परिवार और बाकी जगह नहीं बोली जाती। तो एक साहित्यिक भाषा और एक आम बोलचाल में घर परिवार की भाषा में जब हम अवधी की स्वीकार्यता को रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और घड़ी इशारा कर रही है कि 8 बजने वाले हैं। आकाशवाणी में अभी मेरी एक चर्चा हुई यहाँ पे, चूँकि मैं अभी मेरे पास उर्दू प्रोग्राम का चार्ज है, तो प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब रुदौली के हैं, और शारिब साहब से मेरी जो चर्चा हुई कि उस दौर में शारिब साहब भी लगभग 80 बरस की उम्र के हैं और उर्दू के जाने माने विद्वानों में से हैं, लेकिन शारिब साहब हैं, प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल हैं, तो ये तमाम जीनियस लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ये सारे लोग बहुत अच्छी अवधी भी जानते हैं और इन लोगों से अक्सर अवधी में बतकही होती है। तो शारिब साहब से मैंने एक पक्ष पे एक दिन विस्तृत चर्चा का समय मांगा है कि उस दौर में ग्रामीण समाज में उर्दू और अवधी, मतलब जो मुस्लिम समाज था वो उर्दू को मिला जुला के अवधी में कैसे बोलता था। तो ये बात उन्होंने, चूँकि हमारी बातचीत के संदर्भ में कई बार ये बात आई,
कि गांव के जो लोग थे बोले हम लोग तो सब अवधी बोलते थे, तो हम अवधी और उर्दू के उसमें कुछ लफ्ज़ मिले होते थे, तो उर्दू मिश्रित जो अवधी है वो भी अवधी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप है। और जिस तरह गाज़ीपुर में जो है वो जिन्होंने इसके महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी है वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, या श्री राग दरबारी में जिस तरह अवधी का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से अगर अवधी हमारे इस्तेमाल में बनी रहे, हम अगली पीढ़ी तक उसको ले जा सकें, तो मेरे ख़्याल से शायद ये एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। और निश्चय ही आकाशवाणी का जो घरांगन कार्यक्रम है, लोकायन कार्यक्रम है, ये दोनों कार्यक्रम, किसानों का कार्यक्रम, इन सब के माध्यम से अवधि, यूँ मान लीजिए कि अब लगभग 78 सन 38 से आप जोड़ लीजिए कितना समय हो गया, तो इतने वर्ष तो हो ही गए हैं अवधि के प्रचार प्रसार को। और हालांकि आकाशवाणी में भी बहुत सारी कमियां आई हैं, मैं इसे स्वयं स्वीकार कर रही हूँ। मैं खुद भी बहुत शुद्ध अवधि नहीं बोल पाती हूँ, और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जन्मतः उस भाषा को बोलता, सीखता और उस वातावरण में रहता है, लेकिन हम भाषाई शुद्धता के बजाय अगर लोक भाषा के लोक तत्व को लोगों तक समाहित कर दें। जैसे मुझे याद है कि हम एक मकान में रहते थे, तो उनकी जो सासू माँ थी तो कहें कुकरवा धरल बाय, तो कुकरवा धरल है या कुकरवा, तो अब कुकर का कुकरवा उन्होंने लोक भाषा में समाहित कर लिया। तो अब इस तरह से अगर हम अंग्रेज़ी के शब्दों का अवधीकरण कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सारी चीज़ों में कोई बहुत आपत्तिजनक हो जाएगा, क्योंकि भाषा एक बहता हुआ प्रवाह है, और भाषा के प्रवाह में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो भाषा का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। और अवधि को अगर हम सिर्फ रेडियो अब एक माध्यम नहीं रह गया है, मीडिया के तमाम माध्यम हैं, और अवधि पे तमाम लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा अवधि का लिटरेचर, लोगों की रचनाएं सामने आ रही हैं। तो यकीन जानिए कि लोग भले ही निराशा की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाषा के स्तर पे कुछ निराश होने की ज़रूरत है। हर दौर में किसी भी भाषा या बोली के जानने वाले सारे लोग नहीं होते हैं। भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, तो ये रामचरितमानस, पद्मावत और ये रचनाएं जब तक हमारे बीच जीवित हैं, तो अवधि का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बाकी तो अपना अपना जो अपनी अपनी अंजुरी में जो है वो सभी पुष्प भरे हुए हैं, और सभी पुष्पांजलि अर्पित करें, अवधि को हार पहनाएं, तो ये अच्छी बात होगी। और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं जो है वो आप लोगों से विदा लूँ। हम लोग फिर कभी मिलेंगे और बहुत सारी बातें विस्तार से करेंगे, और मैं तब मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारे रेफरेंसेस मैं लेकर बैठूं, ताकि आपके सवालों का सही जवाब हो। अभी इस सत्र में तो जितना मेरी याददाश्त में था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारी घटनाएं हैं तमाम। हाँ, वो जो है, जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो जो महिला थी उनका नाम था दमयंती, जो रमई काका और जो जनगणना वाले बार बार उनसे पूछ रहे थे कि आपके पति का क्या नाम है, तो रमई काका ने इशारा किया ये क्या है, तो जनगणना वाले में से एक सज्जन बोले नल, तो बोले इनके पति का नाम यही है। रमई काका का हास्यबोध कि दमयंती के पति खंबे में गड़े हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार बातें समय समय पे होती रही हैं। और रश्मिशील जी ने, जिन्होंने मुझसे ये अनुरोध किया कि मैं आकाशवाणी के उन तमाम संदर्भों को आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से और इतने अच्छे से सुना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर कभी मुलाकात होगी और मुझे लगता है कि मैं भी लाभान्वित होंगी कि अगर और बहुत सारे लोग अपने संस्मरण शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सब पंचन का जय हिंद।